मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज, हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। समय है इंडिया टाउन न्यूज में छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। 14 दिनों से खराब बायोमेट्रिक मशीन, राशन पाने भटक रहे ग्रामीण। एमसीबी जिले लरकोड़ा का मामला, भटकते ग्रामीणों की कोई नहीं ले रहा सूद। सफेद हाथी बना बिलासपुर का मल्टी लेवल पार्किंग, 16 करोड़ खर्च कर भी प्रशासन नहीं कर सका इम्प्लीमेंट। असामाजिक तत्वों के लिए बना रहा आरामगाह, शासन को लग रहा चूना। हाथी के हमले से मृतक के घर पहुंचे विधायक ने प्रकट की संवेदना। वन विभाग को दिए जरूरी निर्देश। 6 लाख की मिली परिजनों को सहायता राशि। ग्रामीणों से कहा सब मिलकर रखे परिजनों का ख्याल। दस 10,000 से ज्यादा यात्रियों को लेकर बनारस हुई ट्रेन रवाना। 25 कुंडीय यज्ञ में शामिल होंगे छत्तीसगढ़िया। मोदी और योगी भी करेंगे शिरकत। जगदलपुर से शुरू हुई यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के भरतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत लरकोड़ा में राशन वितरण में आ रही दिक्कतों से ग्रामीण काफी परेशान है। ग्रामीण राशन लेने के लिए दुकान पर पहुंच तो रहे हैं, लेकिन बायोमेट्रिक मशीन में आई खराबी के कारण उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। यह समस्या 14 दिन से बनी हुई है, जिसे दूर करने विभाग द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर नई प्रक्रिया से राशन लेने के लिए राशन कार्ड धारियों को कई परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। कहीं नेटवर्क कमजोर होने के कारण उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा, तो कहीं फिंगरप्रिंट मैच न होने, मशीन खराब होने, तो कहीं डाटा न मिलने के कारण उपभोक्ताओं को बार बार राशन दुकानों के चक्कर काटना पड़ रहा है। राशन के लिए बार बार उचित मूल्य की दुकानों के चक्कर काट रहे राशन कार्ड धारियों का कहना है कि दुरुस्त गांवों में नेटवर्क कमजोर होने के कारण राशन के लिए कई कई दिन तक भटकते गरीब मजदूरी भी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीणों का कहना है कि जब से पीओएस मशीन से राशन वितरण व्यवस्था को अटैच किया है, तब से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक बार में राशन मिल गया हो। 2-3 बार चक्कर काटना ही पड़ता है। पहले की व्यवस्था ही सही थी। नहीं मिल रहा समय साहब, गरीब आदमी कहाँ पाए, कहाँ खाए, है ना। चावल जब सरकार दे रहा है तो हम लोग पहुँच जाते हैं वहाँ, तो कहते हैं फिंगर नहीं लगता, बिगड़ा है मशीन, यहाँ बनेगा वहाँ बनेगा। हम कहा जाए कहाँ बनता है मशीन। एक आध दिन तो हमें वैसे बोले कि फिंगर आज नहीं लगेगा, दोपहर में लगेगा, सवेरे लगेगा, और गए तो फिर नहीं लगा। फिर हम देख भी रहे हैं कितने लोग आते हैं, बड़का डोल से जाते हैं बेचारे सवेरे से, और वो लौट के आ जाते हैं घर। अब मजदूर आदमी अगर चावल के चक्कर में 15 दिन राउंड मारेगा तो हमारा क्या गुजारा होगा। गांव के ग्रामीणों का कहना है कि खाद्य वितरण की दुकान दूर होने की वजह से हम लोगों को आने जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और जैसे ही हम खाद्य वितरण दुकान में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि यहाँ राशन तौलने वाली मशीन और बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा है, जिसको लेकर हम सभी लोग परेशान रहते हैं। दूर दराज से आने के बाद भी हम लोगों को खाली हाथ वापस जाना पड़ता है।
राशन के लिए ग्रामीणों को हो रही परेशानी के संबंध में सचिव का कहना है कि बायोमेट्रिक मशीन खराब होने की सूचना दुकानदार द्वारा दी गई है, जिसे हम 2 दिन में सुधरवा लेंगे और सभी को राशन उपलब्ध हो जाएगा। बायोमेट्रिक मशीन खराब होने की सूचना मुझे विक्रेता द्वारा 2 दिवस पहले दिया गया था, इसलिए अब 2 दिवस के अंदर हम बायोमेट्रिक मशीन सुधार करवा लेंगे और सभी को राशन फिर मिलने लगेगा। इस संबंध में जब इंडिया टाउन न्यूज ने गांव के सरपंच से बात की तो उनका कहना है कि 13 दिसंबर 2023 को राशन विक्रेता द्वारा मुझे सूचना दी गई थी कि खाद्य वितरण में समस्या आ रही है। बायोमेट्रिक मशीन काम नहीं करने के कारण लोगों को खाद्य वितरण नहीं कर पा रहे हैं। 2 दिन के अंदर लोगों को राशन मिलना शुरू हो जाएगा। विक्रेता द्वारा दिनांक 13/12/2023 को सूचना दिया गया कि मशीन खराब हो चुका है, जिसके कारण खाद्यान्न वितरण होने में असंभव हो रहा है। तो मेरे को सूचना दिया, मैं आज उसको लेकर के मनेंद्रगढ़ जा रहा हूं और बनवा कर ला करके 2 दिन के अंदर सब वितरण व्यवस्था शुरू कर दूंगा। शासन द्वारा खाद्य सामग्री वितरण के लिए उचित मूल्य राशन दुकानों पर नई व्यवस्था के तहत बायोमेट्रिक मशीन लगाई गई है, जिसमें हितग्राही के फिंगरप्रिंट के बाद ही राशन प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए राशन दुकानों पर फिंगरप्रिंट मशीन और अन्य कंप्यूटर संबंधी सामग्री लगाई गई है, लेकिन तकनीकी खामियों के चलते आमजन असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। एमसीबी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सुनील कुमार सिंह की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश भर में हर 3 वर्ष में पंचायत सचिव संघ का चुनाव होता है, जिसके अंतर्गत प्रदेश कार्यकारिणी के चुनाव होने के साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष चुना जाता है। कोंडागांव जिले के अंतर्गत 5 ब्लॉक आते हैं। इन सभी ब्लॉकों में सचिव संघ का अध्यक्ष चुना जाता है, जिसके तहत फरसगांव जनपद पंचायत के सभागार में फरसगांव ब्लॉक के पंचायत सचिव संघ का निर्वाचन प्रक्रिया से अध्यक्ष चुना गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मण शोरी और पर्यवेक्षक सैतपाल पटेल की उपस्थिति में चुनाव को संपन्न करवाया गया। चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मण बघेल और संभाग प्रवक्ता उमेश पांडे ने अपनी दावेदारी पेश की, जिसमें क्षेत्र के सभी सचिवों ने अपने मत का प्रयोग कर अध्यक्ष चुना। जहां चुनाव में लक्ष्मण बघेल को 25 मत मिले और उमेश पांडे को 26 मत मिले। इस तरह उमेश पांडे ने 1 मत से जीत हासिल की और फरसगांव ब्लॉक के नए सचिव संघ के अध्यक्ष बने। कोंडागांव जिला के ब्लॉक इकाई फरसगांव के सचिव संघ ब्लॉक अध्यक्ष का निर्वाचन रहा है, जिसमें 3 अभ्यर्थियों ने अपना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें से 1 अभ्यर्थी ने अपना नाम वापस लिया, जिसमें 2 अभ्यर्थी हमारे चुनाव प्रक्रिया में भाग लिए और मतदान के उपरांत आज 1 मत से हमारे उमेश कुमार पांडे को बहुमत प्राप्त हुआ है और विजयी घोषित हुए हैं, जो आज हमारे ब्लॉक इकाई फरसगांव की अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। इकाई सचिव संघ फरसगांव के सभी सचिव साथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने वर्ष 2023 के इस ब्लॉक अध्यक्ष के निर्वाचन में मुझे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने साथ देकर मुझे मनोनीत किया है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सभी सचिवों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष को बधाई शुभकामनाएं दी। इस दौरान नए अध्यक्ष ने सभी सचिवों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कोंडागांव से इंडिया टाउन न्यूज के लिए राम कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। धमतरी पुलिस और साइबर सेल की टीम ने एक शातिर मोटरसाइकिल चोर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, जो अपने शौक पूरा करने और कर्ज को चुकाने के लिए मोटरसाइकिल चोरी करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की 12 मोटरसाइकिल बरामद की है। धमतरी जिले में लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी, जिसको देखते हुए एसपी ने बाइक चोरों को पकड़ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए थे, जिस पर साइबर सेल अज्ञात मोटरसाइकिल चोर की तलाश कर रही थी। जांच के दौरान साइबर सेल को मुखबिर से सूचना मिली कि बस स्टैंड के पास एक युवक मोटरसाइकिल बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा था। सूचना पर साइबर सेल की टीम मौके पर पहुंची और उसे हिरासत में लेकर कोतवाली थाना लाए। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मोटरसाइकिल चोरी की है। पुलिस के माने तो कांकेर जिला निवासी आरोपी राम स्वरूप नेताम ने जिले की अलग अलग जगहों से कुल 12 मोटरसाइकिल की चोरी को अंजाम दिया। साइबर पुलिस और थाने के स्टाफ ने मिल करके धमतरी पुलिस ने 12 बाइक पकड़े हैं, और जिसमें से 7 जो हैं वो हमारे जिले के हैं और 5 जो हैं वो दीगर जिले के। आरोपी 1 है जो काम कर रहे हैं। बेसिकली देखा गया है कि वो वही गाड़ियों को टारगेट करता था जिसमें लॉक नहीं होता था, तो वो गाड़ी को डायरेक्ट करता था और वायर तो काट करके वो गाड़ी को लेके चले जाता था अपने साथ।
वो बाइक को अपने पास ही रखा था, अपने दोस्तों को उनके यूज के लिए दे दिया था। पैसे से वो आरोपी ही है, चोरी करना फितरत में था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की सभी मोटरसाइकिल बरामद कर आगे की और जांच शुरू कर दी है। धमतरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए जयलाल प्रजापति की रिपोर्ट। मोटरसाइकिल रखने की क्षमता है, बावजूद इसका इस्तेमाल पार्किंग के रूप में कम और असामाजिक तत्वों के द्वारा मदिरा सेवन का अड्डा बना दिया गया है, जिसके चलते जिला प्रशासन को आर्थिक नुकसान की मार झेलनी पड़ रही है। इसके साथ ही शहर के व्यस्ततम मार्ग में शासकीय विभाग अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ सीएमपीएफ में हुए घोटाले की जांच और कार्रवाई को लेकर लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रहा है। अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ की बैठक बिलासपुर में आयोजित की गई। इस दौरान मजदूर खदान के राष्ट्रीय प्रभारी बिलासपुर पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में खदान प्रभारी की मौजूदगी में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सीएमपीएफ फंड में हुए घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए आरोपियों को दंडित कर पैसा वसूलने और मजदूर को न्याय दिलाने की नीति बनाई गई। अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के प्रभारी के लक्ष्मण रेड्डी ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे देश भर में खदान मजदूर संघ द्वारा सीएमपीएफ फंड में जांच की मांग को लेकर आंदोलन की तैयारी की जा रही है। आगामी जनवरी माह में ठेका मजदूरों की समस्याओं और सीएमपीएफ घोटाले को लेकर मजदूर को एकत्रित करने का काम किया जाएगा और सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इसके बाद फरवरी माह में क्षेत्रीय आयुक्त कार्यालय रांची और सीएमपीएफ मुख्यालय धनबाद के सामने विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इंडिया के जो 8 सब्सिडी कंपनीज है, हेडक्वार्टर है, सिंगरेणी कॉलेजेस है, इसमें कार्यरत लाखों कर्मचारी और अधिकारियों का जो खून पसीने का पैसा है, जो प्रोविडेंट फंड है और पेंशन फंड है, और सालाना जो है 1.5 लाख करोड़ का नियोजन होता है। लेकिन जो धनबाद स्थित जो हेडक्वार्टर है सीएमपीएफ का हेड ऑफिस, ये संभाल नहीं पा रहे और करोड़ों रुपया का घोटाला हो रहा है। और हमारे ध्यान में आया कि अभी तक जो है 900 करोड़ है और बोर्ड को जो है नुकसान पहुंचने वाला है। तो हम केंद्र सरकार से हम ये मांग करते हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है और उसके ऊपर सीबीआई जांच करवाई जाए और अधिकारियों के ऊपर जो भी दोषी पाया जाता है उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। अगर शासन प्रशासन इस पर ध्यान देकर कार्रवाई नहीं करता है तो सीएमपीएफ घोटाला और ठेका मजदूर की समस्याओं को लेकर कोल इंडिया मुख्यालय कोलकाता का घेराव करने की तैयारी की गई। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट। सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो आज हाथी हमले में मृत परिवार से मिलने एरड पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव मदद करने की बात भी कही। 4 दिसंबर को युवक कुलेश्वर नागवंशी निवासी एरंड के ऊपर दल से बिछड़े हुए हाथी ने हमला कर दिया था, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। शासन द्वारा मृतक परिवार को 6 लाख की सहायता राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें घटना के दिन ही पीड़ित परिवार को 25,000 की तत्काल सहायता राशि प्रदान की गई थी और बाकी के 5,75,000 की सहायता राशि 15 दिसंबर को मृतक की पत्नी के खाते में शासन द्वारा जमा कराई गई है। विधायक रामकुमार टोप्पो ने मृतक की पत्नी, बच्चे और मां से मुलाकात की और सहायता राशि का उपयोग बच्चों के परवरिश में खर्च करने की सलाह दी। साथ ही परिवार वालों के साथ किसी प्रकार की ठगी ना हो, इसके लिए एरंड के सरपंच व ग्राम वासियों को ध्यान देने की बात कही। वहीं विधायक रामकुमार टोप्पो ने वन विभाग के अधिकारी को हाथी प्रभावित क्षेत्र में वन अमल को सक्रिय रहने के लिए निर्देश दिया। ये 4 दिसंबर के भोर का एक घटना था, जिसमें एरंड नवापारा के जो एक व्यक्ति को हाथी ने कुचल दिया। आज मैं उनके परिवार से मिलने आया था और उनके खाता में आज जो मुआवजा सरकार से मिलना था 6 लाख रुपया, वो डला गया है। तो इसको किसी प्रकार का कोई ठगी ना हो, इसके लिए मैं स्वयं यहाँ आया और उनके बच्चों से मिला। उनके भविष्य को लेकर आज ग्राम पंचायत के सभी मुखियागण से मिलकर चिंता किया गया। विधायक ने जिस क्षेत्र से हाथी सरगुजा में प्रवेश करते हैं उस क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। सीतापुर विधायक के एरंड प्रवास के दौरान सीतापुर वन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। सीतापुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए शैलेश सिंह की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है।
अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भारत एक विकासशील देश है और इस विकासशील देश को राष्ट्रगुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। साथ ही देश को सनातन की ओर ले जाने कई मुहिम भी शुरू की गई है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बस्तर संभाग से हजारों की संख्या में भक्त बनारस की ओर रवाना हुए हैं। जगदलपुर स्टेशन का नजारा ही कुछ अलग दिखा, जहां संभाग के अलग अलग जिलों से पहुंचे आदिवासी ग्रामीण काफी खुश नजर आए। उनके लिए एक ट्रेन भी स्पेशल आई हुई थी, जो उन्हें सीधे बनारस तक ले जाएगी। वहीं स्टेशन पहुंचे लोगों ने बताया कि सर्वेश महामंदिर के प्राण प्रतिष्ठा। बलौदाबाजार जिले में आवास योजना के हितग्राहियों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला ग्राम पंचायत करदा का है, जहां आवास योजना के हितग्राहियों से 5,000 से लेकर 25,000 रुपए की मांग की जा रही है। जियो ट्रैकिंग के नाम पर रोजगार सहायक निशा खान के पति याकूब खान के द्वारा हितग्राहियों के ऊपर दबाव बनाकर वसूली की जा रही है। इस पूरे मामले में पूर्व जनपद सदस्य फूलसाय साहू ने रोजगार सहायक के पति याकूब खान और हितग्राही के बीच लेन देन का वीडियो जारी कर भांडा फोड़ दिया है। इस संबंध में आवास योजना के हितग्राही नारद ने बताया, मेरा आवास निकाला है, दूसरी किस्त की राशि मिलने पर रोजगार सहायक के पति के द्वारा 5,000 काटकर 35,000 रुपया दिया गया है, जबकि दूसरी किस्त में 40,000 की राशि मिलना था। कट रही साहब 5,000 मांग रही से। हाँ, कौन मांग रही से? उन्हें कट रही पैसा है ना, आवाज करके उन्हें। हाँ तो कौन लेते रहे 5,000? कौन ला? उन्हें कट रही से एज माँ का कहते निसच कर कट रही से ओकर आदमी कर और रुकावट हो गई से। रुकावट हो गई से तब पैसा अभी घपला होते अभी नहीं निकला थे तब वो आई तो कर तभी मैं कट रही से 40,000 आई थी, मैं कट रही से पैसा है कौन दिन मोर से कटे तो जानता मैं होते सब दे हुई सब कहा था सब कर पूछ लेना साहब सब कर। उस समय मैं कुछ काम के लिए वो हितग्राही घर में गया था, तो मैंने अपने मोबाइल में उसको कैद कर लिया और वहाँ तक के वहाँ बात हो रहा है कि आपको 5,000 देना पड़ेगा, कि 10,000 देना पड़ेगा, 20,000 देना पड़ेगा, 25,000, हर किस्त में आपको 10,000 देना पड़ेगा और इसमें पंचायत को भी देना पड़ता है, ये करके बात हो रहा था। लेकिन पंचायत में के लोग पता किया तो उसको पता नहीं है कि पंचायत के लोग अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये पेशीराम यादव और रोजगार सहायक पति निशा है उसका पति, उस दोनों के बीच में फोन से बात हो रहा था, तो मैंने अपने ही मोबाइल से उसको रिकॉर्डिंग करके कैद कर लिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जनपद सीईओ मांडवी ने मीडिया से जानकारी प्राप्त होने की बात कहते हुए पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर उचित कार्यवाही करने की बात कही है। इसमें जैसा कि अभी पैसे का लेन देन के मामला जो माध्यम आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिला है, इसके संज्ञान में आया है, तो मैं इसके संबंध में भी इसको जांच कराऊंगा। अब रही सवाल जो सरकारी ज़मीन में अगर मान लो उनके घर है, घर होने के बाद भी अगर वो सरकारी ज़मीन में बना रहे हैं तो ये भी एक जांच का मामला है, तो इसको जांच कराने के बाद ही अग्रिम जो है कार्रवाई की जाएगी। सरकारी योजनाओं के जन जिम्मेदारों के माध्यम से जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि वे इन योजनाओं को भी भ्रष्टाचार का साधन बनाकर खुद की जेब गर्म करते हैं। बलौदाबाजार से इंडिया टाउन न्यूज के लिए चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट। बिलासपुर का मल्टी लेवल पार्किंग, जिसका निर्माण करीब 16 करोड़ रुपए खर्च कर किया गया था। प्रशासन की अनदेखी के चलते यहां वाहनों की पार्किंग तो नहीं हो रही, लेकिन असामाजिक तत्वों के लिए यह एक सुरक्षित जगह बन गई है।
छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा शहर बिलासपुर को माना जाता है। यहाँ लगातार शहर विकास के साथ ही गाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण शहर में वाहनों का दबाव बढ़ता जा रहा है। शहर के मुख्य मार्गों के साथ चौक चौराहों पर वाहनों का जाम लगा होता है। शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए 16 करोड़ की लागत से मल्टी पार्किंग का निर्माण कराया गया है। इसमें 400 कार के साथ 500 मोटरसाइकिल रखने की क्षमता है। बावजूद इसका इस्तेमाल पार्किंग के रूप में कम और असामाजिक तत्वों के द्वारा मदिरा सेवन का अड्डा बना दिया गया है, जिसके चलते जिला प्रशासन को आर्थिक नुकसान की मार झेलनी पड़ रही है। इसके साथ ही शहर के व्यस्ततम मार्ग में शासकीय विभागों के वाहनों के साथ आम आदमी भी सड़क पर अपने वाहनों को खड़े कर रहे हैं, जिसके कारण इस सड़क पर आए दिन जाम की स्थिति निर्मित होती है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। गौरतलब हो कि इस स्थल पर लगभग सभी शासकीय कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, नगर निगम कार्यालय, रजिस्ट्री कार्यालय, जिला न्यायालय और अन्य कार्यालय है, जिनमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं। जिला मुख्यालय होने के नाते आसपास क्षेत्रों के लोगों का भी आना जाना होता है। न्यायधानी का मल्टी लेवल पार्किंग सफेद हाथी साबित हो रहा है। इसका प्रचार प्रसार शासन के द्वारा नहीं किया गया है, जिससे लोगों को जानकारी नहीं है और व्यवस्था तो है लेकिन वो यूजलेस हो गया है, जिसका लोगों तक जानकारी को पहुंचाया जाना चाहिए, तब लोग उसका लाभ ले सकेंगे। प्रशासन और ट्रैफिक विभाग को ध्यान देना चाहिए, वो लोगों को बताएं कि यहाँ पे पार्किंग की सुविधा दी गई। राज्य में कांग्रेस की सत्ता आने के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़े शहरों में पार्किंग के लिए मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की घोषणा की थी, जिसके तहत बिलासपुर में 3 जगहों पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के लिए बजट स्वीकृत किया गया था। लेकिन अब वाहनों को पार्किंग तक पहुंचाने में ट्रैफिक पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। बाइक यहाँ 350 आ जाएगा और कार यहाँ 400 लगभग आ जाएगा, जिसमें 3 फ्लोर कार का है और 350 बाइक का है। 30 गाड़ी लगभग आ रहे हैं कार और बाइक वही 20-25 गाड़ी बाइक आ रहे हैं और प्रतिदिन 10 रुपये बाइक का है और अपन कार का 20 रुपये है। ट्रैफिक पुलिस शहर के सबसे व्यस्ततम मार्ग को छोड़कर अन्य मार्गों में चालानी कार्यवाही कर रहे हैं। विभाग की सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं होने से करोड़ों की लागत से बना यह मल्टी लेवल पार्किंग शराबियों का अड्डा बन गया है। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के अंतर्गत धान खरीदी का कार्य निरंतर जारी है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 1,49,194 किसानों ने धान विक्रय हेतु पंजीयन कराया है, जिसमें से अब तक 57,261 किसानों द्वारा कुल 2,21,163 मीट्रिक टन धान विक्रय किया गया है, जिसकी कुल राशि 485 करोड़ 9 लाख रुपए है। उन्होंने बताया कि अब तक 1,91,105 मीट्रिक टन धान हेतु डीओ जारी किया गया है, जिसमें से 1,22,189 मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है। उपार्जन केंद्रों में 98,973 मीट्रिक टन धान शेष है। आगामी खरीदी दिवस हेतु 4,511 किसानों के लिए टोकन जारी किया गया है, जिसमें कुल 18,839 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जाएगी। समर्थन मूल्य में धान खरीदी का हम लोग को लक्ष्य मिला हुआ है 6,86,000 मीट्रिक टन का खरीदी का, और अभी तक हमारी खरीदी हो गए हैं 2,26,000 मीट्रिक टन का, और हमारा उठाव भी बोलना चाहिए 1,22,000 मीट्रिक टन का उठाव हो चुका है, और 10 लाख समथिंग अभी धान हमारा फड़ में रखा हुआ है। और बोलना चाहिए वो तो आपदा जो आया था, बारिश हुआ था, तो उसमें 5 दिन हम लोग खरीदी नहीं किए हैं। उस किसान का टोकन हम लोग निरस्त न करके संशोधन कर दिए हैं, और अभी उसी किसान का अभी खरीदी हो रहे हैं। और बरसात में तो किसी प्रकार का कोई समिति में कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, क्योंकि धान का परिवहन हो चुका है। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।